गुड मॉर्निंग एंड पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आज 3 अक्टूबर 2023 है, तो आइए देख लेते हैं कि आज हमारे पास क्या है करंट अफेयर्स में। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन आर्टिकल्स पर चलेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइंस में क्या छापा है। द हिंदू का फ्रंट पेज हमारे सामने है आज का। यहाँ पर दो बहुत ही डोमिनेंट न्यूज़ हैं। पहला है मेडिसिन का नोबेल प्राइज। मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो कि mRNA कोविड वैक्सीन्स के लिए दिया गया। जरूर यह चुना गया मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा कोविड 19 की एट्रोसिटीज के बाद। इस आर्टिकल को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि mRNA किस तरीके से किसी भी वैक्सीन को बनाने में मदद करता है और आगे आने वाले समय में हम mRNA का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बाकी वैक्सीन्स में। यहीं पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि आखिर ये जो बायोकेमिस्ट थे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों सिग्निफिकेंट रहा और क्या कारण था कि इन्हें ही चुना गया मेडिसिन की नोबेल प्राइज के लिए। इस आर्टिकल के बाद यहां पर देखिए दूसरा आर्टिकल है जो कि बिहार में किए गए कास्ट सेंसस के बारे में है, जहां पे कहा गया कि जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, एट द सेम टाइम जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये सभी लोग अगर एससी और एसटी के साथ ऐड कर दिए जाएं तो बिहार की 85% पॉपुलेशन को कंप्राइज करते हैं। अब यहां पर जो एक अपोजिशन का अलायंस बनाया गया है विद द नेम इंडिया, उनकी डिमांड ये है कि जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का उसके बेसिस पर ही लोगों को रिप्रेजेंटेशन ग्रांट किया जाए। तो बिहार का ये कास्ट सेंसस कई तरीके की कंट्रोवर्सीज और इरप्ट करेगा, जहां पर जो 50% कोटा अभी अरेंज किया गया है रिजर्वेशन का, उसे भी ब्रीच करने की डिमांड की जाएगी। इस डायमेंशन को द इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक सेपरेट आर्टिकल में कवर किया है, जिसे हम इंक्लूड करके कवर करेंगे जब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल को भी हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल यही आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस में भी है, जहां पर इसी मुद्दे को हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से जो कास्ट सेंसस है उसने इक्वेशंस हैं उनको चेंज कर दिया है कास्ट आइडेंटिटी के लिए बिहार में। ये बाकी की जो बातें हैं, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जहां मंडल कमीशन ने इनकी पॉपुलेशन को 52% अकाउंट किया था, अभी के कास्ट सेंसस में उनकी पॉपुलेशन 63% के आसपास आ रही है। तो ये एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट करेगा। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने ही इस आर्टिकल को विस्तार से कवर किया है। ना केवल इसके जनरल डायमेंशन कवर किए गए हैं, बल्कि इसके ऊपर तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्पेशल आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, जहां पर यह बोला गया है कि जो 50% कोटा की सीलिंग है, जो 1992 के केस के साथ, इंदिरा साहनी जजमेंट के साथ डिसाइड की गई है, वो भी अब निशाने पे आएगी। तो इन दोनों ही आर्टिकल्स को मिक्स करके डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए द इंडियन एक्सप्रेस में भी जो mRNA वैक्सीन के लिए इंडियन साइंटिस्ट, अभी जो नोबेल प्राइज दिया गया है उसमें इंडियन साइंटिस्ट ये हेल कर रहे हैं कि इससे कुछ नए रास्ते खुलेंगे। इस आर्टिकल में तो देखिए सिंपली यही बातें बताई गई हैं कि काफी खुश हैं जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो भी कि जो नोबेल प्राइज है वो mRNA वैक्सीन के लिए दिया गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर mRNA वैक्सीन का ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है हमने इसे रिकॉग्नाइज किया है, तो आने वाले समय में कई और बीमारियों के लिए हम mRNA रूट का इस्तेमाल करके वैक्सीन को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि कई सारी जो बीमारियां हैं, टीबी है, कैंसर है, इनके लिए भी हम कई तरीके की जो वैक्सीन्स हैं उनके डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं और इसमें काफ़ी मदद मिलेगी इस mRNA मैकेनिज्म की। तो इसके बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल और है इंडियन एक्सप्रेस में, उस पर तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं। चाइना का जो लूनर मिशन है वो पाकिस्तान के एक पेलोड को कैरी करने वाला है। इंडिया का जब से चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुआ उसके बाद से पाकिस्तान में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, और इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि पाकिस्तान हमेशा से खुद को कॉम्पिटिटर मानता रहा है इंडिया में। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है और उन्हें इस पर अभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन जब भी इंडिया स्पेस टेक में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, पाकिस्तान खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करता है। और बिल्कुल वैसा ही तब हुआ जब इंडिया ने चंद्रयान अपना सक्सेसफुली लॉन्च किया और उसके बाद अपना जो लैंडर है, रोवर है, उसे चांद पर उतार दिया। चाइना का जो नेक्स्ट लूनर मिशन है वो 2024 के लिए शेड्यूल्ड है और अभी ये खबर आई है कि उसमें वो पाकिस्तान का पेलोड भी कैरी करेंगे। इससे पाकिस्तान का थोड़ा सा मोराल ज़रूर से बूस्ट हो जाएगा। जो चाइना का लूनर मिशन है उसका नाम है चींग 6। ये जो चींग 6 मिशन है उनका, वो अभी तो रिसर्च और डेवलपमेंट वाले फेज में है, लेकिन जो चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है CNSA, ये इसे लॉन्च कर देगा 2024 में। ये जो मिशन होगा ये चांद पर से जो सैंपल है उसे वापस लेकर आएगा।
अभी तक 10 लूनर सैंपलिंग मिशंस ह्यूमंस के द्वारा चांद पर किए गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे नियर साइड जो हिस्सा चांद का हमें दिखता है वहां पर किए गए हैं। और चाइना का जो बहुत ही स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज पेपर है, दैट्स द ग्लोबल टाइम्स, उनका ये कहना है कि चाइना का ये जो मिशन होगा वो फार साइड पर होगा, और ऐसा पहली बार होगा कि फार साइड से सैंपल्स को वापस लाया जाएगा। हालांकि इंडिया तो उस साइड पर पहले ही पहुंच चुका है, मतलब हम सदर्न पार्ट पे तो पहुंच ही चुके हैं। अभी जो फार साइड का हिस्सा है, यहां पर एटकिन बेसिन का एरिया है। ये 3 मेजर लूनर लैंडफॉर्म्स में से एक है, जो यहीं से वो लोग सैंपल्स वापस लाने की कोशिश करेंगे, और उनके अकॉर्डिंग ये उनके इस मिशन की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चेंग 6 का जो मिशन है वो साउथ पोल के एटकिन बेसिन पे लैंड करेगा, और इसीलिए देखिए चाइना ने डिस्प्यूट भी किया, क्योंकि इंडिया चांद के सदर्न पोल पे पहले ही पहुंच चुका है, और इस तरीके से इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि चांद के साउथ पोल पर गया। अब यहाँ पे चाइना ने डिस्प्यूट करने की कोशिश की कि इंडिया एक्चुअली में चांद के साउथ पोल पे नहीं गया है, एंड दे विल बी द फर्स्ट वन टू लैंड देयर। बट इस तरीके के डिस्प्यूट का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ग्लोबल कम्युनिटी इस बात को एक्नॉलेज करती है कि इंडिया चांद के साउथ पोल पे जा चुका है, और ये पहली बार था कि किसी कंट्री ने वहां पे अपना लैंडर और रोवर उतारा है। जो चाइना है वो इसमें जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसे इन्हांस करने की कोशिश कर रहा है, और इसी पर्सपेक्टिव से वो फ्रांस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटली, एट द सेम टाइम पाकिस्तान के जो पेलोड्स हैं उसे भी साथ में कैरी करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल तो मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर दिया, और अब ये जो सारे आर्टिकल्स हैं इसे डिस्कस करते हैं, जिसमें मेडिसिन का नोबेल प्राइज और बिहार का जो कास्ट सर्वे और उससे एसोसिएटेड कंट्रोवर्सीज हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज जो मेडिसिन में 2023 में दिया गया है उसी से। 2023 का जो नोबेल प्राइज है वो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का अभी 2 लोगों को अवार्ड किया गया है कंबाइंड तौर पे, जिसमें एक है कैटलिन कैरिबो और दूसरे हैं ड्रू वेस्टमैन। इन्होंने जो रिसर्चेस करी mRNA वैक्सीन कोविड-19 में के अगेंस्ट में डेवलप करने को लेकर, उसी को आधार बनाकर इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है। अब देखिए एक्चुअली में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया उसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि ये mRNA वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, तो आप इनके कंट्रीब्यूशन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। आप समझो कि ट्रेडिशनली जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं उनके बनाने का तरीका क्या है। जैसे जो भी वायरस आपके शरीर में जाने के बाद आपको बीमार करता है, हम या तो उसे डेड फॉर्म में या फिर उसे कमजोर करके आपकी बॉडी में पहले ही इंसर्ट कर देते हैं बाय द वैक्सीन, और जैसे ही वो वायरस आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज हैं उनको डेवलप कर लेता है, और जब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेती है तो वो आने वाले रियल अटैक के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर जो रियल वायरस है वो अटैक करेगा तो उसे मारने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स हैं वो काम करती हैं। तो एक्चुअल वायरस जब आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपका शरीर पूरी तरीके से तैयार होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, हमने देखा कि कई सारे ऐसे वायरस हैं जो हमारी बॉडी में जाने के बाद बहुत ही तेजी से स्प्रेड कर जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में उन्हें डेड या वीकन फॉर्म में इस्तेमाल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमने पूरे के पूरे वायरस का इस्तेमाल करने की बजाय उनके जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करने का मन बनाया कि क्यों ना हम उनके उस जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करें जो एक्चुअली में इस वायरस को स्प्रेड करने को कॉज करता है। अगर आपने कोरोना वायरस की एक बहुत ही पॉपुलर इमेज देखी हो तो कोरोना वायरस कुछ ऐसा दिखता है, ये एक्चुअली में उसकी रियल इमेज है। कोरोना वायरस के चारों ओर कुछ स्पाइक्स निकली होती हैं, कुछ नुकीले हिस्से, और इन्हें कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन। और ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही जाकर एक्चुअली में आपकी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, टेक्निकल नहीं बनाएंगे। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये जाकर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और जैसे ही ये सेल को इन्फेक्ट करता है वो सेल्स को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। बहुत तेजी से ये हमारे शरीर में अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है। जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में पहुंचता है और हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इसकी जानकारी लग जाती है, और जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जिसे आप रक्षा तंत्र कहते हैं, जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाता है, वो तुरंत ही इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को जनरेट करना शुरू करता है। अब यहाँ पर ये जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं ये हमारी इम्यून सिस्टम के द्वारा तैयार की गई एक आर्मी की तरह होते हैं जो जाकर इस वायरस के अगेंस्ट में लड़ते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की स्पीड। जो कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी में बहुत ही स्पीड से फैलता है। जब तक हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इस बात की जानकारी लगती है कि एक एक्सटर्नल वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है,
और वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को जनरेट करने का काम शुरू करता है, तब तक अपनी तेज स्पीड की वजह से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फैल जाता है। और उसके बाद जब हमारी बॉडी का एंटीबॉडीज, जो इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज हैं, वो उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जाती हैं, तब तक तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि ये एंटीबॉडीज कारगर साबित नहीं हो पाती। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम की ये आर्मी यानी कि एंटीबॉडीज यहाँ पर फेल कर जाती हैं। क्या तरीका हो सकता है कोरोना वायरस की इस स्पीड को कंट्रोल करने का? इस स्पीड को कंट्रोल करने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के एंटर करने से पहले ही ये बता दें कि ऐसा कोई वायरस आने वाला है। लेकिन इसका क्या तरीका हो सकता है? इसका यह तरीका हो सकता है कि इसके ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ये जिस प्रोटीन से बने हुए हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हमने एक कोरोना वायरस को पकड़ा और हमने इस कोरोना वायरस के इस स्पाइक प्रोटीन को निकाल लिया। और जब हमने इस स्पाइक प्रोटीन को निकाला तो हमें इसका आरएनए स्ट्रक्चर मिल गया। और जब हमें इसका आरएनए स्ट्रक्चर मिल गया, देखो जो प्रोटीन है ना, वो आरएनए स्ट्रक्चर से कंपोज होता है, बना होता है। तो हमने इसका जब आरएनए स्ट्रक्चर निकाल लिया तो हमने उस आरएनए को लैब में बनाया। मतलब हमने उसे सिंथेटिकली तैयार किया लैब में, और हमने उसे नाम दिया mRNA। वाई mRNA? क्योंकि यहां पर जो ये आरएनए है, ये एक मैसेंजर की तरह काम करेगा और ये मैसेज भेजेगा। ये मैसेज किसे भेजेगा? ये मैसेज भेजेगा हमारी सेल को। और इसके बाद ये जो mRNA हमने सिंथेटिकली तैयार किया है, हम इसे एक वैक्सीन में कन्वर्ट कर देंगे और इस वैक्सीन को हम इंजेक्ट कर देंगे आपके शरीर में। जब आपके शरीर में ये वैक्सीन जाएगी तो एक्चुअली में आपके शरीर में क्या जाएगा? mRNA। और ये जो mRNA है, ये सीधा जाके आपकी सेल को हिट करेगा। जैसे ही आपकी सेल के पास ये mRNA पहुंचेगा, ये mRNA एक मैसेंजर की तरह है जो इस बात की जानकारी देता है सेल को कि देखो ऐसे स्पाइक्स प्रोटीन ना आने वाले हैं, तो आप पहले से इस स्पाइक प्रोटीन को ओरिजिनेट करो। तो जो आपकी हेल्दी सेल है ना, वो हेल्दी सेल ऐसे स्पाइक्स प्रोटीन को ओरिजिनेट करने लगेगी। और जैसे ही आपकी बॉडी में ये स्पाइक्स प्रोटीन ओरिजिनेट होंगे बिकॉज ऑफ दिस mRNA जो आपने लैब में बनाया है, ये स्पाइक्स प्रोटीन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए एक बाहरी एजेंट होगा और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके लिए तैयार हो जाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेगा और इस सिंथेटिकली जनरेटेड स्पाइक प्रोटीन को मारने की तैयारी कर लेगा। अब अगर कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता भी है तो एंटीबॉडीज तो पहले से बन चुकी हैं और यहां पर हम कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही उसको बुरी तरीके से हिट करके खत्म कर सकते हैं बाय द मींस ऑफ दिस वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। मतलब कि हम लैब में बनाए गए मैसेंजर आरएनए को हमारे शरीर की सेल्स में भेजते हैं और सेल्स को कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन जनरेट करो, ये स्पाइक प्रोटीन जैसे कि कोरोना वायरस के पास है, जिससे कि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज पहले ही डेवलप हो जाए। और उसके बाद जब असली कोरोना वायरस की एंट्री होती है तो उसे मार गिराना बहुत आसान हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी एंटीबॉडीज की इस आर्मी के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है mRNA वैक्सीन और इसे ही विकसित करने का काम किया गया इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आप इनके कंट्रीब्यूशन को समझ गए होंगे। तो आप देखिए, जो लार्ज स्केल पर ऐसी वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हुआ, इसमें हमें सेल कल्चर की जरूरत पड़ी, यानी कि हम सेल को कंट्रोल कंडीशन में तैयार करें। इसमें टाइम लगता है। mRNA वैक्सीन मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करता है जो हमारे सेल्स को टच करता है और वहां पर वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन उन्हें जनरेट करने के लिए कहता है, जिससे कि हमारा इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो किसी भी बीमारी के लिए पहले से ही तैयार हो जाए और उसके लिए जो एंटीबॉडीज है वो पहले से ही प्रोड्यूस कर ले। ये एक्चुअली में उस mRNA का सिंथेटिक वर्जन है जो हमारी बॉडी में पहले से ही डेवलप होता है। mRNA ह्यूमन बॉडी में डिलीवर किया जाता है, सेल्स उसे रीड करती हैं एक इंस्ट्रक्शन की तरह, और वायरल प्रोटीन जो हमारे शरीर में बाद में आने वाला है उसे पहले ही तैयार कर लेती हैं। चूंकि ये पूरा का पूरा वायरस नहीं होता, बल्कि ये जो स्पाइक्स होते हैं ये सेल्स में अलग थलग पड़े रहते हैं, तो ये कभी भी एक वायरस जैसा रिएक्ट नहीं कर पाते और आपके शरीर को बीमार नहीं करते, लेकिन ये आपके शरीर को ऐसी बीमारी के लिए तैयार जरूर कर देते हैं। जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई उसी प्रक्रिया को बिल्कुल यहां पर देखिए दिखाया गया है। ये जो कोरोना वायरस है इसके चारों ओर स्पाइक्स होते हैं और उन स्पाइक्स को हमने कलेक्ट किया और इन स्पाइक्स को कलेक्ट करने के बाद हमने इसके mRNA सीक्वेंस को पढ़ लिया। उसके mRNA सीक्वेंस को पढ़ने के बाद हमने उसे लैब में बनाया और लैब में बनाने के बाद हमने उस mRNA को एक फैट के सेल से कवर कर दिया, मतलब एक फैट की लिपिड कवरिंग से कवर कर दिया। फिर हमने उसे डाल दिया वैक्सीन में और वैक्सीन हमने इंजेक्ट कर दिया आपकी बॉडी में और अब ये वैक्सीन जाती है जब आपके सेल्स के पास
तो वो ये जो लिपिड है यानी कि फैट है जिससे आपका ये mRNA घिरा हुआ है वो टूट जाता है और ये जो मैसेंजर RNA है ये आपकी सेल में चला जाता है और जैसे ये सेल में जाता है सेल्स बिल्कुल वैसे ही स्पाइक जनरेट कर देती हैं जैसे कि कोरोना के पास होते हैं और अब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती हैं। तो ये तो पूरा आर्टिकल इस बारे में रहा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो टीबी ड्रग के पेटेंट के बारे में है। यूएस की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो जो सिरतुरो, एक्चुअली में ये ब्रांड नेम है एक स्पेसिफिक दवा का जिसका नाम है बेडाक्विलिन। बेडाक्विलिन एक बहुत ही स्पेसिफिक दवा है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी का ट्यूबरकुलोसिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को टीबी तो है लेकिन उसे दवा दी जा रही है और दवा काम नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में बेडाक्विलिन का इस्तेमाल किया जाता है उस व्यक्ति का इलाज करने के लिए। लेकिन ऐसी बीमारियां, ऐसी जो दवाइयां होती हैं ये कई बार इन बीमारियों के लिए बहुत महंगी होती हैं और कई सारे लोग तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो जो ये कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, इन्होंने फैसला किया है कि 134 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में वो इस दवा के ऊपर जो अपना पेटेंट है उसे इन्फोर्स नहीं करेंगे। इसका मतलब कि ये देश इन दवाओं को बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि इन देशों में इस दवा को आसानी से और सस्ते में अवेलेबल करवाया जा सकेगा। ये बहुत ही सही स्टेप है, ह्यूमैनिटेरियन स्टेप है इस कंपनी का कि जो अमीर देश हैं वो जरूर इस दवा के लिए पैसे पे करें, लेकिन वो गरीब देश जिनके पास बेडाक्विलिन के लिए पैसे नहीं हैं, ये दवा उनके लिए बिना पेटेंट के अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ये जो कंपनी है ये एक मैसेज देती है कई सारी और कंपनीज को कि वो भी ऐसे ह्यूमैनिटेरियन स्टेप्स ले सकते हैं। आखिर बेडाक्विलिन क्या है? बेडाक्विलिन एक ऐसी दवा है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, एक दवा के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। जब टीबी कई सारी दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेता है तब वहां पर बेडाक्विलिन का यूज होता है। बेडाक्विलिन के साथ एक और दवा इस्तेमाल होती है जिसका नाम डेलेम्नेड है। तो बेडाक्विलिन और डेलेम्नेड इन दोनों का इस्तेमाल हम एक साथ करते हैं इस तरीके की टीबी को ट्रीट करने के लिए, स्पेसिफिकली बच्चों में। 3 इंडियन कंपनीज हैं, ल्यूपिन, नेटको और मैक्लियोट्स। इन्होंने कहा कि अभी बिल्कुल तरीके से तैयार हैं कि वो बेडाक्विलिन का जेनरिक वर्जन तैयार करेंगे क्योंकि अब जॉनसन एंड जॉनसन ने कई सारे देशों में इसका पेटेंट छोड़ दिया है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होता है जो हमारे लंग्स, प्लियोरा यानी कि लंग्स के चारों ओर जो हिस्सा है, लिम्फ नोड्स, जोड़ों को, इंटेस्टाइन, स्पाइन और ब्रेन को अफेक्ट करता है। ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है जिसको पहले से टीबी है। इसमें 6 महीनों का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसमें 4 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आते हैं इसमें देखिए इन दवाओं के अलावा इंफॉर्मेशन, सुपरविजन और सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जो एंटी टीबी मेडिसिन हैं वो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जाती रही हैं, लेकिन कई सारे देशों में, कई सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि एक या एक से अधिक दवाओं के अगेंस्ट में ये जो बीमारी है रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है और फिर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है वो क्रिएट हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में इन 2 दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग बेडाक्विलिन, जो एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। देखो, पहले तो नॉर्मल दवा से ट्रीट करते हैं, जब नॉर्मल दवा से नहीं ठीक होता ना तब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मेडिसिन जो बेडाक्विलिन है उससे ट्रीट किया जाता है, और जब इससे भी नहीं सही हो पाते हैं तब ऐसी बीमारी को एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कह दिया जाता है। अब देखो, जब एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है ना तब व्यक्ति के पास कोई इलाज बचता नहीं है, तब कोई दवा नहीं है, फिर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो कोशिश ये की जाती है कि या तो नॉर्मल दवा से ट्रीट कर लें या एमडीआर से ट्रीट कर लें, मतलब एमडीआर के लिए जो मेडिसिन है उनसे ट्रीट कर लें। ये जो एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस की सिचुएशन है ये बनने ही ना पाए। तो ये तो एक्सडीआर की बात हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कर्मल लाइन के बारे में है जहां से स्पेस शुरू होता है। क्या आपके मन में कभी सवाल आया कि आखिर अंतरिक्ष है कहां? क्योंकि आसमान में तो जब हम देखते हैं तो हमें सब कुछ अंतरिक्ष ही लगता है, स्पेस ही लगता है। तो बाउंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिफरेंशिएट करने में कि आखिर कहां पर अंतरिक्ष है। अगर आप देखो तो अंतरिक्ष कहां से हम माने, ये सवाल जब मन में आता है ना तो इसका जवाब एक तो ये आता है कि जहां हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है ना हम वहां से स्पेस मान लेते हैं। लेकिन आप समझो कि हमारे स्पेस की जो 90%, 99% आई विल से जो गैसेस मिलती है ना वो आपको मिलती हैं 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और बाकी का जो 1% गैस आपको मिलता है ना वो मिलता है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब 1000 किलोमीटर ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं कि यहां से हमारा एटमॉस्फेयर खत्म। एटमॉस्फेयर में गैसेस धीमे 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 हल्की होती जाती हैं और ये 1000 किलोमीटर ऊपर जाके खत्म होती हैं। अब 1000 किलोमीटर ऊपर जाके तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि हमारा स्पेस शुरू हो रहा है, तो आपको उसके पहले कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना।
तो यहां पर एक साइंटिस्ट थे जो हंगेरियन अमेरिकन ओरिजिन के थे, उनका नाम था कर्मन, थियोडोर वॉन कर्मन। उन्होंने एरोनॉटिक्स और मतलब काफी उसमें एक्टिव रहे। 1957 में वो पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने एल्टीट्यूड और एयरप्लेन फ्लाइट वगैरह का थियोरेटिकल कैलकुलेशन किया और ये डिटरमाइन करने की कोशिश की कि आखिर हमारा स्पेस कहां से शुरू होना चाहिए। उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से ये कहा कि हमारा स्पेस हमारी अर्थ से 100 किलोमीटर ऊंचाई से शुरू होता है। अब इस बात को लेकर बहुत विवाद है कि आखिर 100 किलोमीटर ऊंचा ही क्यों माना गया हमारे स्पेस को। अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग देश इसे अलग अलग मानते हैं। सिंपल सी बात समझो, अगर आप 100 किलोमीटर ऊंचाई पे स्पेस मान रहे हो तो 100 किलोमीटर के नीचे उड़ने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को आप देखो एयरप्लेन कहोगे, एयरक्राफ्ट कहोगे, ठीक है, और 100 किलोमीटर के ऊपर जो कुछ है आप उसे स्पेसक्राफ्ट कहोगे। अब ये अंतर सिर्फ इस लाइन की वजह से होता है। इस पर विवाद ये है कि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था इवन कर्मन ने, थियोडोर कर्मन ने, तो उनको भी जो ऊंचाई मिली थी ना वो 83 ईयर्स की थी। सॉरी, ईयर कह रहा हूं मैं, दैट्स किलोमीटर, 83 किलोमीटर्स की थी। अब जब 83 किलोमीटर उनके कैलकुलेशंस में आया था तो उन्होंने ये ऊंचाई 100 क्यों बोल दी? 100 इसलिए बोलती क्योंकि याद रखने में आसानी होती है। 100 बड़ा आसान सा लगता है ना, सिंपल सा। लोग कहते हैं 100 क्यों माने, 83 क्यों ना माने, 80 क्यों ना माने। इस बात को लेकर अभी भी विवाद है। कई सारी एजेंसीज तो इस लाइन को मानती भी नहीं है, कर्मन लाइन को। यूनिवर्सली तो एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन 1960 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने इसे 100 किलोमीटर मान लिया था। कर्मन लाइन को क्रॉस करने का मतलब है कि आप एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं। हालांकि कुछ एजेंसी जैसे नासा वगैरह तो 80 ही मानते हैं इसको। तो ये तो आप जानते रहो कि कर्मन लाइन क्या है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वही बिहार के कास्ट सर्वे डेटा के बारे में है। बिहार का जो कास्ट सर्वे डेटा है वो अभी पब्लिश किया गया और उसके बाद काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। देखो यहाँ पे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो मिला के ही 63% पॉपुलेशन हो चुकी है, जबकि जो मंडल कमीशन है उसने इसे 52% इवेल्युएट किया था और अभी 11% बढ़ गई। बिहार की टोटल पॉपुलेशन 13 करोड़ 7 लाख आई है, जबकि इसमें ओबीसी पॉपुलेशन 3 करोड़ 54 लाख है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास की पॉपुलेशन है वो 4 करोड़ 70 लाख है। जो फॉरवर्ड क्लास, जिसको आप जनरल कैटेगरी कहते हो, वो पॉपुलेशन तो बिहार में केवल 15% निकली हुई है। 20% लगभग 2.6 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और 22 लाख यानी कि 1.6% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। मंडल कमीशन ने 1980 में जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके अकॉर्डिंग ओबीसी पॉपुलेशन 52% थी, लेकिन अब 63% हो गई है। और अगर आप इसमें एससी और एसटी को कैलकुलेट कर दो ना तो टोटल ये अराउंड 85% आ जाते हैं। अब 85% जो पॉपुलेशन है उसको 49% रिजर्वेशन है, 49.5%। अब इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी वहां पे शुरू हो गई है। ये कंट्रोवर्सी बहुत आगे जाने वाली है। कास्ट सेंसस के बारे में पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं, फिर कंट्रोवर्सी पे भी चलते हैं। कास्ट सेंसस यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नेशनल लेवल पे पहली बार 1931 में किया गया। यहां पे अर्बन और रूरल एरिया का में जो लोग रहते हैं उनके इकोनॉमिक स्टेटस को इवैल्यूएट किया गया ताकि पता कर सके कि उनका लेवल ऑफ डिप्राइवेशन क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जज कर सके कि डिप्राइव्ड पर्सन कौन हो सकता है। हर व्यक्ति का इस कास्ट सेंसस में नाम और उसकी कास्ट को पूछा जाता है ताकि डिटरमाइन कर सकें कौन किस कास्ट का है। इसमें देखिए 2011 में नेशनल लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था। अभी तो देखो जो हुआ है वो बिहार में हुआ है, एक स्टेट में हुआ है। नेशनल लेवल पे 2011 में हुआ था, जहां पे एक तो रूरल एरिया में हुआ था जिसे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था, अर्बन एरिया में भी हुआ था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ने किया था, बहुपा हुआ करता था, और तीसरा ये जो कास्ट सेंसस हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करवाया था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने मिलकर इसे किया था। तो जो डेटा आया था उसे पब्लिक तो नहीं किया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल सोशियो इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट है उसमें जो स्कीम्स वगैरह होती हैं उसमें किया गया। इसका डेटा ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया। अब जो बिहार में ये सेंसस किया गया है उसकी कंट्रोवर्सी क्या है? अब देखो कंट्रोवर्सी ये है ना कि 1922 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया था और इंदिरा साहनी जजमेंट में जो रिजर्वेशन का कैप है वो 50% कर दिया गया था। अब बिहार की सरकार ये कहेगी ना कि जब 15% ही जनरल पॉपुलेशन है तो जो रिजर्वेशन है वो 49 पे ही क्यों कैप कर दिया गया है। अब इंदिरा साहनी की जो सीलिंग है उसको यहाँ पे चैलेंज किया जाएगा, उनकी रूलिंग को चैलेंज किया जाएगा। अब देखो ये चैलेंज इसलिए भी अब वैलिड होने लग जाएगा क्योंकि 2019 में जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा आया उसे अपहेल्ड कर दिया गया। हालांकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा था उसे अपहेल्ड करने का तरीका डिफरेंट था। जब 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया हुआ था तो वहां पे 9 जजेस की बेंच ने यह फैसला दिया था। देखो 76
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 1994 में आया और तमिलनाडु में रिजर्वेशन लॉ ब्रीच जो तैयार किया गया, जिसने 50% की लिमिट को ब्रीच कर दिया, उसे एक्चुअली में डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। हालांकि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये मामला अभी भी पेंडिंग है, चल ही रहा है। 9th शेड्यूल में अगर कोई भी आर्टिकल चला जाए ना तो वो सेफ हो जाता है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता, उसे नल एंड वाइड नहीं किया जाता। मई 2021 में 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने महाराष्ट्र के एक कानून को स्टक डाउन कर दिया, जहां पर जो मराठा पॉपुलेशन है उसको रिजर्वेशन दिया जा रहा था, और ऐसा करते वक्त वहां पे जो रिजर्वेशन है वो 68% पे पहुंच जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर रिजर्वेशंस स्टक डाउन किए गए हैं जुडिशरी के द्वारा, जो गुजरात में पटेल्स, हरियाणा में जाट और आंध्र प्रदेश में कापूस को दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। पिछले साल नवंबर में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अलाउ कर दिया गया। अब आपके मन में आएगा ये जो रूलिंग थी वो 3-2 से हुई थी, मतलब 3 जजेस फेवर में थे और 2 अगेंस्ट में थे। अब आप कहोगे कि जब 9 जजेस की बेंच ने ये बोला था कि 49% का जो कैप है 50% का वो ब्रीच नहीं होगा, तो 5 जजेस की बेंच ने ये 10% कोटा कैसे दे दिया? क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था कि जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, वहां पे ये कोटा लिमिट आगे बढ़ सकती है, और इसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस का इन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देखो ये जो कैप है ना वो बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए है, और यहां पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं ये तो एक सेपरेट कैटेगरी है, तो यहां पे हम लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब यहां पे जब 2 लोग इसके अगेंस्ट में थे तो उन्होंने यही बात बोली थी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा देने के बाद ना ये एक पिंडरा बॉक्स खुल जाएगा और भी कई तरीके के कोटा एक्सीड की मांग की जाएगी। ये कंट्रोवर्सी आने वाली है, जुडिशरी से कैसे डील करेगी ये देखा जाएगा, और ये कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है या फिर ये महज एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह जाएगा, इस बारे में तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। बट ये पूरी कंट्रोवर्सी मैंने आपको डिस्कस कर दी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर स्टेट के रोल के बारे में है। अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जहां पे उन्होंने ये बोला कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की तरह रन किए जा रहे हैं, वहां पे स्टेट बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगा कि आप किस तरीके से अपने माइनॉरिटी राइट्स अवेल करोगे। एट द सेम टाइम उन्हें यह कंपेल नहीं किया जाएगा कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है SC, ST और OBC का वो ग्रांट करें, उनके लिए रिजर्वेशन देना कंपलसरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ये भी नहीं बोलेगा कि हम आपका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर रहे हैं। एक बार माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट कर दिया गया फिर तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वैलिड ग्राउंड के ऊपर जब तक उसे कैंसिल नहीं करेगा वो माइनॉरिटी बने रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ये भी इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आप 50% से ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को नहीं लोगे। ये होता है कि 50% आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को ले सकते हो प्लस 50% मेरिट के बेसिस पे, लेकिन ये जो 50% मेरिट के बेसिस पे आ रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी, उन्हें आप इस 50% में काउंट नहीं करोगे। तो काफी आजादी दे दी गई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को इस पूरे मामले में। यहां पे देखो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है, जहां पे 93rd अमेंडमेंट 2005 में करके इसे इंक्लूड किया गया, जिसमें कहा गया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे लॉज से एक्सक्लूड हो जाते हैं। जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए कोई प्रोविजन करता है तो उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2D में 2006 के एक्ट से, वहां पर भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। आर्टिकल 30 में हमें जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आती हैं उन्हें काफ़ी आज़ादी दी गई है। और यहाँ पर देखो जो आर्टिकल 29 है वो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 30 केवल माइनॉरिटीज़ की बात करता है, तो उन्हें जो स्पेसिफिक राइट्स मिले हैं उन्हें ही यहाँ पर अपहेल्ड किया गया है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट आर्टिकल है, एक जो माइनिंग टाइकून हैं उनके बच्चे, उनके जो बेटे हैं वो लोग जिम्बाब्वे में अभी एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं, तो इसी रेफरेंस में जिम्बाब्वे न्यूज़ में आया। ये पूरा देखो अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका में ये है जिम्बाब्वे, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ में यहाँ पे देखो मोजाम्बिक है, ये जाम्बिया है, ये बोत्सवाना है, ये साउथ अफ्रीका है। कुछ बातें यहाँ पे हैं। जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि जाम्बेजी और लिम्पोपो रिवर के बीच में है। ये इसके चारों ओर जो नेबरिंग कंट्री हो तो मैंने आपको मैप में ही दिखा दिया है। ये जाम्बिया है, मोजाम्बिक है, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका है। 15 मिलियन के आसपास आबादी है, कैपिटल सिटी हरारे है, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप सोना है और 80% पॉपुलेशन इन्हीं की है वहाँ पे। ये जो जिम्बाब्वे है यूनाइटेड नेशंस, सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, अफ्रीकन यूनियन, कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका, इन सभी का मेंबर है। तो चलिए कुछ MCQs देखते हैं। इंडिया में अगर एक रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी को नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया जाता है तो उसको क्या एडवांटेजेस होते हैं? 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सक्लूसिव तरीके से। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर देते हैं लोकसभा में।
जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, और तीसरा ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम से भी बेनिफिट अवेल करता है। बताइए कि गिवन स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक क्वेश्चन और है मैप के ऊपर। मैप का मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया है, वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन में डिराइव कर रहा हूं कि टर्की किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है? ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी। इसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इन दोनों ही सवालों के जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये प्रोडक्टिव था, आपके लिए इंफॉर्मेटिव था या नहीं। तो आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।